Hello and welcome to episode 3 of Revitalize Physics series. We are doing a revision course for present class 10 students. तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम्स अब बहुत पास है, right? And you have very few days left. But even in these few days, if you devote yourself to proper revision process, you can do excellent performance in the exams. To boost up your revision process for physics, I have come up with this series. We have already done 2 episodes, where we have discussed good questions and most expected questions from the first 3 chapters: force, work, energy and power, and machines. Today is this episode 3, and in this episode we will discuss very important questions from the unit light. Light is the most important unit of your syllabus in physics. Okay, सबसे ज्यादा वेटेज तो लाइट से ही आता है, सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चंस, और लाइट से रे डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चंस लाइक डेफिनेशंस, इस तरह का भी पूछा जाता है. हर तरह का क्वेश्चंस लाइट से आता है, और सबसे ज्यादा तो रे डायग्राम्स वाले आते हैं. तो आज हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 3. और अगर प्रीवियस दोनों एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हो तो उनको जरूर देख लेना, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ठीक है, एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं. चलो, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है स्पेक्ट्रम चैप्टर से. और जैसे कि मैंने बोला कि न्यूमेरिकल भी रहता है और नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो ये एक नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जहां हमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें याद रखना होता है. An electromagnetic radiation is used in photography in fog. तो फॉग में फोटोग्राफी के लिए कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होता है, आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफाई द रेडिएशन. तो रात में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी इसी रेडिएशन से की जाती है. ओके, एंड दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन. इंफ्रारेड रेडिएशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नंबर 2, Why is this radiation mentioned by you ideal for this purpose? So infrared radiation का क्या होता है ना, वेवलेंथ बहुत हाई होता है, वेवलेंथ काफी हाई होता है, विजिबल लाइट से वेवलेंथ इसकी ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से ये स्कैटर नहीं होता, फॉग में स्कैटर नहीं होता, और फॉग में बहुत अच्छे से पेनेट्रेट कर जाता है. ये 2 चीज याद रखना, इसमें स्कैटरिंग नहीं होती है फॉग में, और ये फॉग को पेनेट्रेट करता है. क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है. बस इसी को लिखना, फुल मार्क्स मिलेगा. इंफ्रारेड रेडिएशंस हैव हाई वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ हाई होती है, एंड सो इट इज नॉट स्कैटर्ड बाय फॉग. ये एक लिख लिया. दूसरा, एंड कैन पेनेट्रेट फॉग एप्रिशिएबली, मतलब अच्छे से पास कर लेता है, पेनेट्रेट कर लेता है एप्रिशिएबली. बस फुल मार्क्स. तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. कौन से ईयर से था? 2019 से था. कितना इजी है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. लिख लिया ना? नहीं लिखे हो तो पॉज करो वीडियो, लिख लो, लिखना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्वेश्चन है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार. ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, मतलब बिना कुछ इसमें सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना, एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है. What is the relation between refractive index of water with respect to air? जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, म्यू इधर W और इस साइड में A. इसे कैसे पढ़ेंगे? म्यू W, और W को राइट साइड में लिखा और A को लेफ्ट साइड में लिखा, तो कैसे पढ़ेंगे? म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ऐसे पढ़ा जाता है इसको. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर. तो वही पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यानी म्यू ऑफ W विथ रेस्पेक्ट टू A, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर. यानी इस बार इसका उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर. तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों को देखने पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि म्यू ऑफ W विथ रेस्पेक्ट टू A इज उल्टा ऑफ म्यू ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू W. तो इसको, इसमें तो एकदम डायरेक्ट ही है कि एक दूसरे का वो रेसिप्रोकल है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1/1 मतलब उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया. 1/ किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर. दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये वाला सेकंड पार्ट फिर से 1 मार्क्स, तो टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है.
क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट में, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 5/3, यानी ये दिया हुआ है कि म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 5/3, calculate the refractive index of air with respect to water. So refractive index of air with respect to water will nothing be except this, इसका उल्टा, mu of W with respect to A का उल्टा. तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 5/3 का उल्टा 3/5 हो जाएगा. अगर mu of W with respect to A 5/3 है, तो mu of A with respect to W will be, इसका 5/3 का उल्टा 3/5. इजी. सो बस कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन था, और ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके, आगे बढ़ते हैं. वेल, अ रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्रिटिकल एंगल के बारे में क्लियर होना चाहिए. और अगर क्लियर नहीं है, भूल गए हो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो घबराओ नहीं. अभी इसी वीडियो में मैं क्रिटिकल एंगल तुम्हें याद दिला दूंगा, तुम्हें समझा दूंगा फिर से. ठीक है, तो अगर भूल गए हो या पढ़े नहीं हो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सर बस सुना है क्लास में, कई बार टीचर ने बोला क्रिटिकल एंगल, लेकिन कभी समझ में नहीं आया, वैसा सिचुएशन अगर है, या फिर पढ़ा था लेकिन अभी भूल गया हूं, वैसा सिचुएशन भी अगर है तो अभी मैं बता देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा. क्रिटिकल एंगल के अलावा एक और टॉपिक तुमको जानना है, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसको भी मैं अभी डिस्कस कर लूंगा. और बहुत सारे जो मेरे इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो इसको देख रहे हैं, उनको ये टॉपिक दोनों क्लियर ऑलरेडी होगा, तो वो मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. हालांकि मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि स्किप ना करें, क्योंकि कभी भी कोई चीज को रिवाइज कर रहे हैं तो फिर से सुनने से बेहतर ही होगा. इवन इफ योर कॉन्सेप्ट अबाउट दीज 2 टॉपिक्स आर क्लियर, यू कैन कंटिन्यू टू वॉच इट, ओके, एंड गेट योर कॉन्सेप्ट इवन मोर क्लियर. ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि एक लाइट रे है जो किसी भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है. जैसे मान लेते हैं कि ये एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है? पानी. ओके, इट इज हैविंग वाटर, पानी भरा हुआ है, और बाहर में ऑब्वियसली एयर है, कंटेनर के इधर ऊपर में एयर है, और ये तुम्हारा वाटर हो गया ना, वाटर है. तो वाटर डेंसर मीडियम हो गया, एयर कंपैरेटिवली ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है. ओके, तो मान लेते हैं कोई लाइट रे है, इस तरह से लाइट रे है, वो ऐसे जा रहा है, वाटर के अंदर से जा रहा है एयर के तरफ, यानी दिस लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. तो यहां पे जाके क्या होगा ना, इसकी बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये सीधा ऐसे नहीं निकल जाएगा. तुम जानते हो कि जब मीडियम चेंज होता है तो इसमें बेंडिंग होगी. अब कैसे बेंड होगा, तो इधर मैं नॉर्मल बना लेता हूं. तो ये डेंसर से रेयरर जब भी जाता है कोई लाइट रे, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है, और अगर रेयरर से डेंसर जाए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा. तो इस केस में वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा. मतलब अगर बेंड नहीं होता तो ऐसे सीधा निकल जाता है ये लाइट रे, लेकिन बेंडिंग होगी, ऐसे सीधा नहीं निकलेगा. दिस वोंट बी द एक्चुअल पाथ, रादर नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगा, कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा, ऐसे नॉर्मल से दूर चला गया. तो ये हो गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये वाला जो एंगल है जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. राइट, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ा दूं का मतलब क्या होगा कि इस रे को मैं थोड़ा ऐसे लेके जाऊं. 1 मिनट, मतलब समझो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं इस तरह से अब बढ़ा दे रहा हूं. यू सी नाउ आई हैज बीन इंक्रीज्ड. अच्छा, अगर मैं कम कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ऐसा ओरिजिनली था, अब मैं इसको और बढ़ा दिया. तो और थोड़ा बढ़ाने से क्या हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी बढ़ जाएगा. मतलब कि ये रे और झुक जाएगा, ये रे पहले से और नीचे झुक जाएगा और ज्यादा बेंड होगा. और अभी मैं क्या कर रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ा दिया. अब ये रिफ्रैक्टेड रे और झुक जाएगा, और झुकते झुकते मान लो ये लेवल आ गया कि वो झुकते झुकते सरफेस के साथ टच हो जाए. यानी कुछ, इसको मैं अगर फिर से ड्रॉ करूं, इस तरह से बेंड हो जाए कि अभी रिफ्रैक्टेड रे इस सरफेस के ऊपर से जाने लगे. ये जो एयर और वाटर का जो इंटरफेस है, इसके ऊपर से ये पास हो रहा है स्ट्रेट इस तरह से. अगर तो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया चिल्ड्रन? 90 डिग्री. यस, तो ये एक स्पेशल केस हो गया कि कभी भी ऐसा हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ हम इस तरह से बढ़ा दें, इंक्रीज करते करते एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिल गया
जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, यानी रिफ्रैक्टेड रे एकदम इंटरफेस ऑफ सेपरेट जो भी दो मीडियम है उसका जो सेपरेटिंग इंटरफेस है, एयर और वाटर का जो सेपरेटिंग लेयर है, सेपरेटिंग इंटरफेस है, उसके ऊपर से पास करे, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस केस में इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक स्पेशल नाम से बुलाया जाएगा और उसको बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर ऑफ मीडिया। इस पेयर ऑफ मीडिया के लिए, यानी एयर और वाटर, ये पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये क्रिटिकल एंगल है। ये आई इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे, जो भी वैल्यू होगा उसको बोलेंगे ये उस एंगल का, आई मीन उस पेयर ऑफ मीडिया का क्रिटिकल एंगल है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दे तो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए तो अब रे और ज्यादा बेंड हो जाएगा। अब और बेंड होगा तो मतलब क्या, अब रे पानी में वापस आ जाएगा, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। मैं फिर से एक बार फिगर को साफ करके एक बार फिर से तुरंत फटाक से बना देता हूं। तो ये वाटर का सरफेस है, यहां पर मैं नॉर्मल बना लेता हूं। लाइट रे आया, ये मान लो एक एंगल है जो क्रिटिकल एंगल से कम है, उस केस में लाइट रे तो बाहर की तरफ इस तरह से निकल जाएगा, और ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको हम क्रिटिकल एंगल नहीं बोलेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ इस तरह से है, मैं अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ा दूं और बढ़ाते बढ़ाते रिफ्रैक्टेड रे कुछ ऐसा बेंड करे कि वो सरफेस के ऊपर से पास करने लगे, तो ये रिफ्रैक्शन जरूर है, और इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90 डिग्री, और यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, सी से डिनोट करते हैं क्रिटिकल एंगल को। सो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन भी पूछा गया था 2019 में या 2018 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जिसमें क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन पूछा गया था। ठीक है, एकदम डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा गया था, डिफाइन क्रिटिकल एंगल। तो हाँ, 2019 में पूछा गया था, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, मैंने देख लिया। 2019 में सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट ई में पूछा गया था। तुम्हारे पास अगर 2019 का क्वेश्चन पेपर है उसमें देखना, क्वेश्चन 1 में सब पार्ट ई में डायरेक्ट पूछा गया था डिफाइन क्रिटिकल एंगल। तो मैं वो क्वेश्चन अभी तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन आएगा तो क्या लिखोगे, इट क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, अभी देखो रे ए बी को देखो, जो फिगर में मैंने अभी बनाया, ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, उस केस में ये लाइट रे अब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और फर्दर बेंडिंग होने का मतलब है कि लाइट रे अब एयर में जाएगा ही नहीं, कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा, वो एयर में जाएगा ही नहीं, वो वापस आ जाएगा किसमें, वाटर में। देखो ये वाटर का मैंने लेवल भी बना दिया है, और ये नॉर्मल है। तो देखो लाइट रे आया, लाइट रे ए बी और लाइट रे बी सी रिफ्लेक्टेड रे है, यस रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे नहीं है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, इफ आई इज ग्रेटर देन सी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि जब इंसिडेंस रे का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। और दूसरा कंडीशन क्या है कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने वाला लाइट हो, ऐसा नहीं कि रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर जाने वाला लाइट रे, ये सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, और ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगा तो कौन सा फिनोमिनन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इतना समझ गए हो, तो अब आगे इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक वैल्यू बता देता हूं, जिस वैल्यू को हम जनरली क्वेश्चंस में यूज करते हैं। वो वैल्यू ये है कि ग्लास और एयर का जब भी मीडियम मिले, कांच और एयर का, उस केस में क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 42 डिग्रीज होता है। ये वैल्यू तुमको याद रखना है। क्रिटिकल एंगल का जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ये वैल्यू, डोंट वरी। तो एंगल क्रिटिकल एंगल अगर नहीं दिया हुआ है तो यू विल कंसिडर 42 डिग्रीज विच इज द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस।
यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल जो कि 42 है, 42 से ज्यादा अगर हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। 42 के इक्वल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फिर वो सरफेस के ऊपर से पास करेगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होके पास करेगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हो तो फिर बेंड करते हुए बाहर जाएगा, लेकिन 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा। ओके, नॉर्मल वाला रिफ्रैक्शन होगा। तो चलो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। याद रखना 42 डिग्रीज होता है क्रिटिकल एंगल, ओके, फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, द डायग्राम बिलो शोज अ लाइट सोर्स P। यहां एक लाइट सोर्स है P, ठीक है, इजी है, एक कोई भी लाइट सोर्स है, हो सकता है एक लेजर वहां लगा हुआ है, वहां से लाइट निकल रहा है। एम्बेडेड इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, तो कांच का ब्लॉक है, उसके अंदर से एक लाइट, उसके अंदर एक लाइट सोर्स है, वहां से लाइट निकल रहा है। एंड ग्लास ब्लॉक का नाम दिया है ABCD ऑफ क्रिटिकल एंगल 42। तो क्वेश्चन में बोल दिया है ओके कि इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्रीज, ये दिया हुआ है। ओके ओके, तुम्हें दिख रहा है कि इसको थोड़ा जूम कर लूं, बड़ा कर लूं, रुको थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लूं, मुझे लगता है थोड़ा छोटा है टेक्स्ट। हाँ अब क्लियर है ना। तो क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस ग्लास ब्लॉक इज 42 डिग्रीज। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे PQ, ये जो रे है PQ, इसका आप क्या बनाओ, पूरा पाथ बनाओ। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे PQ टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द ब्लॉक, जब तक कि ना वो ग्लास ब्लॉक से बाहर आ जाता हो, तब तक आप इसका पूरा पाथ बना दो, ड्रॉ करो। तो तुमको क्या करना है, इसको फिर से अपने कॉपी में ड्रॉ करना है, इस तरह से स्केल से बनाना, मतलब रूलर का यूज करके स्ट्रेट लाइन, या ABCD, और इधर देखो ये जो पॉइंट है Q ना, ये एकदम बीच में नहीं है, इस बात का ध्यान देना, थोड़ा सा C के तरफ ज्यादा शिफ्टेड है, पॉइंट C के तरफ ये Q ज्यादा शिफ्टेड है, और पॉइंट B से थोड़ा दूर है। यहां पर 42 डिग्रीज दिया गया है, ऐसे ये है P। ये फिगर को कॉपी में बनाना, एंड कॉपी में तुमको कॉपी मतलब आंसर शीट में बनाना है, और फिर इसको तुमको आंसर करना है कि आगे फिर इसका क्या होगा। ये रे ऐसे बाहर आ जाएगा, इस तरह से बाहर आ जाएगा कि क्या होगा इसके साथ। देखो अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता, बेवकूफ जैसा काम करोगे, तो दो गलती होने के चांसेस हैं। पहला मिस्टेक कि कोई बंदा सोच रहा है कि ये तो सर ग्लास ब्लॉक है, कांच का ब्लॉक है ना, आई एम डूइंग द रॉन्ग वन। ओके, ग्लास ब्लॉक है और ये है एयर, बाहर में एयर है, तो सर ग्लास ब्लॉक से एयर के तरफ जा रहा है ये लाइट रे, यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है ये लाइट रे। तो मेरे टीचर ने तो मुझे पढ़ाया है कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट रे जाता है, तो लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या करेंगे सर, यहां नॉर्मल बना देंगे, और लाइट रे जो ऐसे सीधा इसको निकलना था वो सीधा ना निकलकर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा बनाकर दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, घर आ जाओगे कि करेक्ट आंसर बना के घर आए हैं। गलत, 0 अंडा। क्या गलती हुआ इसमें, गलती ये हुआ कि यहां पर क्रिटिकल एंगल का वैल्यू जो दिया हुआ है उससे ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर इस तरह से रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इस तरह का रिफ्रैक्शन कब होगा, जब लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। क्या तुमने चेक किया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहां पर? तुमने तो चेक नहीं किया। चेक करके देखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो अभी मैं दूसरा जो मिस्टेक होता है उस मिस्टेक की तरफ बढ़ता हूं, और फिर मैं अब तीसरी बार मैं सही करके बताऊंगा। अभी भी मैं गलत बता रहा हूं, जो मिस्टेक ऑफन बच्चे करते हैं। बच्चों को दिखता है अरे क्रिटिकल एंगल 42 डिग्रीज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्रीज है यहां पर। ये इंसिडेंट रे है ना, PQ क्या कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल भी 42 डिग्रीज है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 42 डिग्रीज है। और सुनंदो सर ने अभी बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल अगर क्रिटिकल एंगल हो, मतलब क्रिटिकल एंगल के इक्वल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, तो सरफेस के ऊपर से पास करता है रे। रिफ्रैक्टेड रे कैसे पास करेगा, सरफेस के ऊपर से। यानी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जो इधर से इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नॉर्मल के साथ
ये एंगल 90 डिग्री बनाते हुए रिफ्रैक्टेड रे ऐसे बाहर आ जाएगा। हो गया, मार्क्स मिल गया, घर आ जाओ, मिठाई बांटो, खुशियां मनाओ, आंसर सॉल्व हो गया। इस तरह से बड़ा सा अंडा। क्यों सर, किस बात का बदला ले रहे हैं सर इतना? अरे भैया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है 42 डिग्रीज। याद करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस किस एंगल को बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तुम एबनॉर्मल जैसा काम करोगे और तुम्हें एक्सपेक्ट करोगे कि मार्क्स मिल जाए। फिर से सुनो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा वापस से उसी मीडियम में, जिस मीडियम में वो आ रहा था उसी मीडियम में वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर टोटल इंटरनल और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हुआ तो फिर रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रिफ्रैक्शन होगा। आर विल बी 90 डिग्री। और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर लेस देन क्रिटिकल एंगल हो, क्रिटिकल एंगल से कम हो, तब तो नॉर्मल वाला रिफ्रैक्शन होगा। मतलब कि ये नॉर्मल इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करके निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे डिसाइड करना है कि इन तीनों केसेस में से कौन सा केस होगा इसमें वैलिड। उसके लिए मुझे ये तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू तो पता है, सी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 42 डिग्री। अब आई का वैल्यू देखना है। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल यहां लिखा हुआ है ना 42, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि नॉर्मल और एंगल नॉर्मल के बीच, नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच का एंगल ये नहीं है। ये नॉर्मल है। कौन सा? ये वाला लाइन नॉर्मल है, ये लाइन नॉर्मल है जो रेड से जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये नॉर्मल। और ये जो इंसिडेंट रे है पीक्यू, उसके बीच का एंगल ये वाला है जो रेड से मैंने अभी दिखाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसको पता करना होगा कि ये कितना है। तो ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री होता है ना, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। और 90 से इतना अगर माइनस कर दे, मतलब 42 अगर माइनस कर दे तो आई निकल जाएगा। दिस आई इज 90 डिग्री, तो एंटायर थिंग इज 90 डिग्री। इसमें से ये 42 माइनस कर देंगे तो हमें आता है 48 डिग्रीज। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल जो सिर्फ हम रेड से शो किए हैं, ये 48 डिग्रीज है। तभी ये पूरा एंगल 90 डिग्री बन रहा है। 42 प्लस 48 90 होता है। तो हमें अब पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्वेश्चन में 48 डिग्रीज है, जो कि ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल 42 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 है। यानी कौन सा फिनोमिनन होगा यहां पे चिल्ड्रन? यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बना रहा है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बना रहा है, 42 से ज्यादा बना रहा है। तो बाहर नहीं जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन होगा मतलब ये लाइट रे वापस से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बाहर नहीं गया, रिफ्लेक्ट हो गया। और यहां पर भी उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज 48 डिग्रीज। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें यही बताता है कि आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू आर, ओके, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अब फिर से इस पॉइंट पर आओ। इस पॉइंट पर फिर क्या होगा? क्योंकि अभी फिर इधर हमको फिर डिसाइड करना होगा कि क्या ये बाहर जाएगा इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर हम यहां नॉर्मल बनाए तो, या फिर यहां पर फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इस तरह से फिर से रिफ्लेक्ट होगा, या फिर ये सरफेस के ऊपर से पास कर जाएगा ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सरफेस के ऊपर से पास करेगा। तो फिर से हमें इधर कौन सा केस होगा उसके लिए चेक करना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो अब हम यहां पे फिर से नॉर्मल बनाएंगे, क्योंकि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है अभी इस सरफेस के लिए। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं आर, मान लो ये वाला पॉइंट। तो पॉइंट आर पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो ये वाला एंगल है, और कितना है ये हमें पता करना है। नाउ वी नो दैट दिस इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, देखो लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर ब्लॉक, सो दिस इज 90 डिग्री, और ये 42 हो जाएगा। कैसे 42 होगा सर? देखो ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा पा रहा हूं? ये पूरा एंगल 90 है, ओके, जो मैंने अभी येलो से हाईलाइट किया है। और 90 में से 42 माइनस कर दो, ये पूरा 90 है, 90 में से ये 42 को माइनस कर 48 को माइनस कर दो, तो बचा हुआ जो एंगल है वो 42 होगा। 90 minus 48 is 42. So this angle is 42 degrees and only then this whole thing is 90.
तो अब हमको ये एक ट्राइंगल मिल गया QCR। QCR एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का अंदर के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो 42, 90 और ये एंगल, अब हमें पता चल जाएगा कि ये कितना होगा, क्योंकि टोटल सम तो एंगल्स के ट्राइंगल के अंदर टोटल सम 180 होना चाहिए। तो 42 प्लस 90 प्लस 48, इसको 48 होना पड़ेगा। देन ओनली दिस एंटायर 3 एंगल्स विल एड अप टू 180 डिग्री। तो मतलब ये 48 है, ये हमें पता चल गया। अब हमें ये एंगल बेसिकली चाहिए, ये वाला, क्योंकि यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है आर पर, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है नॉर्मल के साथ। तो ऑब्वियसली इसको होना पड़ेगा 42 डिग्रीज। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर 42 डिग्रीज है, यानी क्रिटिकल एंगल भी 42 डिग्रीज है, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। और क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो गया इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इस बार क्या होगा, ये लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए नॉर्मल के साथ, यानी सरफेस के ऊपर से, ये जो सरफेस है स्केल को स्ट्रेट रखना और इसके ऊपर से ऐसे पास करा देना। ठीक है, मैं फ्री हैंड कर रहा हूं इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूं, एकदम स्ट्रेट, एकदम इस तरह से बाहर आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, और यहां पर शो कर देना 90 डिग्रीज। बस तुम्हें मिल जाएगा फुल मार्क्स। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतना तामझाम और 2 मार्क्स है, बहुत इजी क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो समझ गए ना कैसे मैंने किया। ठीक है, इजी है, दिस इज द आंसर। और हमने बना लिया लाइट रे टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द ब्लॉक। यहीं तक बनाना था कि जब तक वो ब्लॉक से बाहर ना आ जाए। समझ में आ गया, मजा आया ना क्वेश्चन करने, समझ में आया ना, कॉन्फिडेंस अगर मिलेगा तभी मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ डज द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म चेंज विथ इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस? Draw a curve showing the variation in the angle of deviation with the angle of incidence at a prism surface. Okay, well, this is a very important topic. Okay, और ये angle of deviation पर based एक question है. Okay, and this entire question जो तुम्हारा इधर है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके मतलब फर्स्ट वाला पार्ट ही 3 मार्क्स का है. ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो टोटल ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. टोटल कितना मार्क्स का है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो इधर ध्यान दो कैसे, पहले हम समझाते हैं थोड़ा सा, हाँ, कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है. एंगल ऑफ डेविएशन जिसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तुम्हें अगर भूल गए हो तो तुम्हें क्विकली याद आ जाएगा. एक प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, यहां से इंसिडेंट रे आया, इधर मैं नॉर्मल बनाता हूं, तो ये लाइट रे अब क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है. और अभी फिर यहां पर क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इधर मैंने नॉर्मल बना दिया, इट विल बेंड नाउ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये अभी इस पॉइंट पर वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है. अच्छा, ये तो रिफ्रैक्शन हो गया. ये वाला एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट इमर्जेंस, इसको ई बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस. अच्छा, इंसिडेंट रे को अगर हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करें इस तरह से, और ये जो फाइनल रे जो निकला जिसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, इस इमर्जेंट रे को अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस बैक करें, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. हेलो, वंस अगेन, मजा नहीं आया, मजा नहीं आ रहा है. ओके, फिर से बताते हैं. एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया, इसमें एक लाइट रे ऐसे गिराया. ये कौन सा लाइट रे है? इंसिडेंट रे है. इस लाइट रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. ओके, ये जो इंसिडेंट रे है, अब ये यहां पर बेंड करेगा, ऐसे सीधा तो नहीं जाएगा ना, अगर जाता तो ऐसे सीधा निकल जाता, लेकिन सीधा नहीं जाएगा ये, क्योंकि अब ये इसका मीडियम चेंज हो रहा है. तो मीडियम चेंज होगा, इधर मैं नॉर्मल बनाता हूं, और नॉर्मल का सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री होता है, इस बात का ध्यान देना. तो नॉर्मल बहुत सावधानी से बनाना. अब क्या होगा, ये बाहर में एयर है, ये ग्लास है, और फिर इधर एयर है. तो अभी ये लाइट रे एयर से ग्लास में प्रवेश कर रहा है, यानी रेयरर से डेंसर में, तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा, कुछ इस तरह से बेंड हो गया. और फिर इधर क्या होगा, इधर फिर से मैं नॉर्मल बनाता हूं, और फिर मैं ड्रॉ करूंगा. नॉर्मल बना दिया, और इस पॉइंट में अभी वो ग्लास से एयर में जा रहा है, यानी वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है, यानी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा. तो नॉर्मल, तो उसको अगर बेंड नहीं करता तो ऐसे सीधा निकल जाता, लेकिन बेंड करेगा नॉर्मल से और दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल.
तो वो उसकी बेंडिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये जो रे फाइनली निकला इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, और अंदर वाले इस रे को रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। फिलहाल मैं उसको लेबल नहीं कर रहा हूं। इंसिडेंट रे को अगर हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करें और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें तो यहां पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन यानी कितना डेविएट किया। तो क्वेश्चन वही पूछा है कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे चेंज होगा अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दे। तो हाउ विल द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म चेंज विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम बढ़ा दें तो ये डेल्टा बढ़ेगा या डेल्टा घटेगा, यानी इफ आई इज इंक्रीज व्हाट विल हैपन टू दिस एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, विल इट ऑल्सो इंक्रीज और विल इट डिक्रीज। तो एक्सपेरिमेंट से यह देखा गया है कि आई को अगर हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं शुरू में ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा डिक्रीज करता है। अगर आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता है। मतलब स्टार्टिंग में तो लगेगा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे का उल्टा है, इनवर्स जा रहा है, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं इनवर्स का रिलेशन है। तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा, फिर से आई बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन और घट जाएगा। अब एक समय बाद ऐसा आया कि घटते घटते इस डी का वैल्यू, डी मतलब एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा का वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंच गया, और उसके बाद फिर हम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं तो वो इस बार अब डेल्टा घट नहीं रहा है, वो भी बढ़ेगा। यस, सो इनिशियली व्हेन आई इज इंक्रीज्ड डेल्टा डिक्रीजेस एंड ग्रेजुअली व्हेन डेल्टा रीचेस टू अ मिनिमम वैल्यू, okay, we call that minimum value of delta as delta min. After that, when angle of incidence is increased, the value of angle of deviation also increases. So ये ग्राफ हमें यहां पे बनाना है, और ग्राफ बनाने के पहले हमें लिखना भी है कि हाउ डज इट वेरी। तो मैंने जो भी बताया उसी को लिखना है, और ड्रॉ कर्व, कर्व मतलब ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। डेल्टा वर्सेस आई का हमें ग्राफ बनाना है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि कैसे ये वैरी करता है। लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, शुरू में एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज करेगा। एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस, पहले डिक्रीज करता है, फर्स्ट डिक्रीजेस, लेकिन हमेशा डिक्रीज नहीं करेगा। डिक्रीज करते करते एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, रीचेस टू अ मिनिमम वैल्यू, और उस मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल्टा मिन बुलाते हैं, डी मिन, डेल्टा मिन रीचेस टू अ मिनिमम वैल्यू फॉर a certain angle of incidence, and then, और उसके बाद क्या होता है, and then on further increasing angle of incidence, further अगर हम angle of incidence को बढ़ाते हैं the angle of deviation begins to increase, तब ये डेल्टा भी इंक्रीज करता है। the angle of deviation begins to increase, हो गया सिंपल। अब हमें बोला इसका ग्राफ ड्रॉ करने, इसका कर्व, कैसे कर्व बनाएंगे, बड़ा इजी सा कर्व है। ऐसे y एक्सिस बना लो, x एक्सिस बना लो, और इस साइड में डेल्टा लिखना, और एक्स एक्सिस में एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा डेल्टा पहले घटेगा, तो ऐसे घटने का ऐसे बनाते हैं, और एक टाइम के बाद फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने पर डेल्टा भी बढ़ेगा। दिस इज द ग्राफ। पहले डेल्टा घटा लेकिन फिर बाद में डेल्टा बढ़ा जैसे जैसे आई बढ़ा। और ये जो मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा तुम्हें यहां मिल रहा है, मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट है इस कर्व का, वो होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा, जिसे डी मिन बोलते हैं, डी मिन।
ओके, क्या बोलते हैं, डीमिन। और वो एक पर्टिकुलर आई के लिए होता है। इस डीमिन के लिए एक से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ही ये मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा पॉसिबल है। इसीलिए यहां लिखा हुआ है इट रीचेस टू अ मिनिमम वैल्यू, देखो क्या लिखा हुआ है, इट रीचेस टू अ मिनिमम वैल्यू डीमिन फॉर अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ही ये डेल्टा मिन अचीव होता है। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा जब होगा तब एक ही पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए होगा। कोई एक ऐसा फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं आएगा कि जिसमें फिर से हमें एंगल ऑफ डेविएशन एकदम मिनिमम मिल रहा हो, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये हमें समझना है कि ये जो है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये जो डीमिन है, ये यूनिक है। ओके, इट इज यूनिक। यूनिक मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। इट इज यूनिक फॉर अ गिवन वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए ये यूनिक है। और वही चीज हमें यहां पूछा है पार्ट बी में। ये तो हमारा पार्ट ए हो गया, राइट। अब पार्ट बी मैं इधर बना रहा हूं। पार्ट बी में क्या पूछा है, यूजिंग द कर्व इन पार्ट ए। आपने जो पार्ट ए में कर्व बनाया, यानी जो डेल्टा आई का ग्राफ बनाया, हाउ वुड यू इन्फर मतलब कंक्लूड, हाउ वुड यू इन्फर दैट फॉर अ गिवन प्रिज्म, एक गिवन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी डेल्टा मिन इज यूनिक फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट। कैसे आप कंसिडर करो, तो देखो ग्राफ अगर हमारा ऐसा कुछ होता, मान लो ग्राफ अगर ऐसा होता, इस तरह का कुछ, एक मिनट मैं फिर से एक बार बनाता हूं। हाँ, तब देखना ये अगर ऐसा ग्राफ होता तो ये भी डिमिन है, ये भी डिमिन है। मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा यहां पे भी मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा यहां पर भी मिल रहा है, पॉइंट पी पर भी, पॉइंट क्यू पर भी। और उस केस में हमें एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर भी और एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर भी, यानी दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस के लिए हमें डिमिन मिल रहा है। ऐसा होता नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा मिलता है। ये हम इस ग्राफ से देख पाते हैं। ग्राफ से हमें क्या दिख रहा है कि देर इज ओनली, यू कैन सी ओनली वन पॉइंट at the lowermost, only one horizontal line can be drawn from the lowermost point of this curve, and that concludes that yes, dmin is unique for a given wavelength of light. Correct? Understood? तो यहां पर आंसर मैंने लिख दिया है, टाइप कर दिया है। तो क्या आंसर है देख लो। द एंगल ऑफ मिनिमम या मिनिमल या मिनिमम, दोनों बात सेम है। एंगल ऑफ मिनिमम होगा यहां पे बेसिकली। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिन इज यूनिक फॉर अ गिवन प्रिज्म एंड कलर ऑफ लाइट बिकॉज ओनली वन हॉरिजॉन्टल लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू आई एक्सिस। इस आई एक्सिस के पैरेलल, ये जो आई एक्सिस है इसके पैरेलल केवल एक ही लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ आई डेल्टा कर्व। That is, the refracted ray inside the prism is parallel to its base for only one value of angle of incidence. सिर्फ एक ही वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये पॉसिबल है। और उस केस में क्या होता है ना, ये बेस ऑफ द प्रिज्म के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाता है। उसी बात को यहां लिखा गया है और तभी अचीव होता है ये जो डिमिन होता है, डेल्टा मिन, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। वैसे ये लाइन तुम्हें इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ये वाला, एक मिनट, ये जो है ना इसको हम इरेज कर सकते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, हे प्रभु, इसको हम रिमूव कर दे तो सबसे अच्छा है। बस इतना लिखना काफी है आई डेल्टा कर्व तक। अननेसेसरी हमें क्यों दिखाना है कि हमें बहुत कुछ पता है। बस इतना ही लिखना कि ओनली वन हॉरिजॉन्टल लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू आई एक्सिस एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ आई डेल्टा कर्व, बस काफी है। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, दिस इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन एंड ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छे स्कूल का मॉक पेपर का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। डायग्राम्स बिलो शो अ कॉनकेव लेंस, बोल दिया है कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, एंड द पाथ ऑफ रे ए बी विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो ए बी है, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये बोल दिया क्वेश्चन में कि जो ए बी है इंसिडेंट रे, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो लाइन है ना, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं।
तो इस फिगर में क्लियरली हमें दिख रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन ए बी है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों पैरेलल लाइंस है। और लेंस कॉनकेव है, इस बात का याद रखना। कॉनकेव लेंस का मतलब डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज कर देगा लाइट रेज को, डाइवर्जिंग लेंस है। विच डायग्राम शोज द करेक्ट पाथ ऑफ लेंस ऑफ रेट थ्रू द लेंस? कौन सा करेक्ट है? इसमें एक ही करेक्ट है। तो अगर ध्यान दो, ये कॉनकेव लेंस होता है और लाइट रे जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है वो उसको इस तरह से डाइवर्ज कर देता है, और ताकि जिसे हम पीछे अगर प्रोड्यूस करें तो ये F2 में आके मिलता है। एक्चुअली F2 में नहीं मिलता है, लेकिन इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें तो वर्चुअली हम उसे मिला सकते हैं। तो डाइवर्ज करें तो देखो फिगर, जो फर्स्ट वाला फिगर है उसमें कुछ ऐसा ही किया गया है। लाइट रे आया और ये इस तरह से डाइवर्ज किया। सेकंड वाला जो फिगर है, यहां पर लाइट रे आया और इधर ये कन्वर्ज, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ जाके मुड़ गया। तो ये कॉनकेव में पॉसिबल नहीं है। दिस इज पॉसिबल इन कॉन्वेक्स लेंस, जो कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये लेंस है, लेंस तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यहां दिखा रहा है कि लाइट रे आया और ये वापस रिफ्लेक्ट कर गया। यहां पर भी दिखा रहा है कि लाइट रे आया, हिट किया और ये रिफ्लेक्ट कर गया सेम मीडियम में। तो 3 और 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है लेंस में। लेंस में तो लाइट आर पार जाएगा और लाइट इस साइड से उस पार जाएगा, क्योंकि ये लेंस है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ये और ये तो ऐसी गलत है। और ये वाला रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का है, तो ऑब्वियसली फिगर 1 इज द करेक्ट फिगर फॉर कॉनकेव लेंस। क्लियर है? विद दिस टुडे आई एम ending this. I humbly request all of you to please share with your friends and do like, share, subscribe and comment to this video. God bless everyone.